हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना इंग्लिश का क्लास 6 का मिड टर्म का पिछले साल का पेपर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपको ना ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी क्योंकि इस बार जो आप पेपर देने जा रहे हैं ना, क्योंकि बहुत से बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं और बहुत से बच्चे जो है ना अब जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल में आ जाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि पेपर का पैटर्न कैसे है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस बार का पेपर आपका कैसा रहने वाला है मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे का रहेगा। 60 मिनट में आपको 60 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए आपका रीडिंग का है। रीडिंग यानी कि आपको पैसेज करने होंगे, ठीक है। पैसेज को पढ़ के फिर एमसीक्यू में आंसर होंगे, आपको देने पड़ेंगे। आप देखेंगे पहली पैसेज आपकी 8 मार्क्स की है और दूसरी पैसेज भी ना आपकी 8 नंबर की है। तो ये रीडिंग स्किल आपकी रहेगी 16 मार्क्स की। फिर आपकी राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल आपकी 12 मार्क्स की है। 12 मार्क्स में आपको लेटर करना होगा, आपको पैराग्राफ करना होगा, ठीक है। 2 आएंगे, 2 में से 1 करना होगा। तो इस तरीके से 12 मार्क्स की राइटिंग स्किल है। फिर आपकी सेक्शन सी आपका ग्रामर है, 14 मार्क्स का है। फिर आपकी ग्रामर आएगी जो आपके सिलेबस में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये सारी ग्रामर जैसे आपकी कवर होगी ना, अभी समझाऊंगा मैं, फिर यहाँ तक ग्रामर आपकी कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन डी है जो लिटरेचर यानी कि आपकी किताब में से 18 मार्क्स का है। 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा और आपकी बुक में से पैसेज आएगी, यानी कि आपको बुक में जो आपके चैप्टर आ रहे हैं एक एक वर्ड मीनिंग अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी स्ट्रेंजर जो आएगी उसकी पैसेज आएगी जिसे स्ट्रेंजर कहते हैं, मेरा पोएम में से। फिर आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो क्वेश्चन आंसर कितने कम आ रहे हैं, 5 आएंगे, आपको 4 करने होंगे। ये पेपर का पैटर्न मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप देखो पेपर आप करेंगे क्या। तो जब आपका पेपर आएगा ना तो आपको पैसेज करनी होगी। तो जब आप आंसर स्टार्ट करोगे ना, आंसर स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप सारा सेक्शन एक साथ करें। तो सेक्शन ए पे आ जाइए। तो यहाँ पर हम सेक्शन ए लिखेंगे। एग्जाम में आप ऐसे करोगे, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला आंसर है आप नंबर 1 डालेंगे। अब देखो यहाँ पर बोला है हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन है, तो हमें पढ़नी पड़ेगी पैसेज। क्या लिखा, रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। देखो ये जो पैसेज आएगी ना आपकी 5वीं क्लास में से आएगी। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पैसेज 5वीं क्लास की पढ़ रखी है, आपका बच्चे प्राइवेट स्कूल से आएंगे तो उन्होंने कोई चैप्टर ना पढ़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रॉबिन्सन क्रूसो आ जाएगा क्योंकि मेन इसका कैरेक्टर है। तो आप एग्जाम में पहले का जैसे ए लिखेंगे ना इस तरीके से, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। फिर यहाँ पर बता कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो रॉबिन्सन क्रूसो जो शिप है ना वो डिस्ट्रॉयड हो गया था समुद्र में, ठीक है, समुद्र के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स, वो कई साल तक अकेला रहा। एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, और कंपनी जैसे मतलब किसी के साथ ढूंढता रहा, मिला नहीं उसे। वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टुवर्ड्स हिज बोट, जब एक बार वो अपनी बोट से जा रहा था ना, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। उसने रेत पर ना एक आदमी के पैरों के निशान देखे। ही स्टूड अमेज, वो खड़ा होकर देखने लगे, हैरान हो गया। He listened, उसने आवाज सुनी। He looked around, तो देखा उसने। He could neither hear, ना वो सुन पाया और ना ही देख पाया किसी को भी। He went up higher to look down, वो ऊपर की ओर गया, उठा नीचे देखने के लिए। He went up the shore, वो शोर के ऊपर गया। And down the shore, शोर के नीचे गया। But it was no good, लेकिन अच्छा नहीं था। He could find no other footprint but that one, एक ही फुटप्रिंट मिला था और उसे कोई फुटप्रिंट नहीं मिला। अब देखो हमने पैसेज पढ़ी, अब पहले का आंसर तो हमें समझ में आ गया। दूसरे का बताओ, रॉबिन्सन क्रूसो was alone on
द आइलैंड फॉर, बताओ वो आइलैंड में अलोन रहा था कुछ दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, मैनी ईयर्स के लिए। तो देखो क्या लिखा है ना, मैनी ईयर्स। तो हमें स्टेंजा में से ढूंढ के करना है। अब जिनको जैसे इंग्लिश का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा वो इस लाइन को ढूंढो कहाँ लिखी है, अलोन ऑन द आइलैंड, इसको अलोन लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइलैंड तो पूरा नहीं लिखा, लेकिन थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। तो मैनी ईयर्स है, वैसे ऑप्शन दे रखा है, उसे हिंट लगा लो कि इनमें से कौन सा जो यहाँ पर वर्ड लिखे है ना वो कौन सा यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है मैनी ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो जिनको अभी हिंदी उनकी ट्रांसलेट करने नहीं आ रही है, तो आप मैनी ईयर्स लिख दोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूसो फील व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट, जब उसने फुटप्रिंट देखा तो उसने कैसा फील किया, बताओ। यहाँ पर देखो, जब उसने पैरों के निशान देखे थे ना उसने सरप्राइज फील किया था। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता लग रहा तो आप देखो यहाँ पर 100 लिखा है, मतलब देखा, तो आप ढूंढो ये कहाँ पर देखने वाली बात हो रही है। ही वाज सरप्राइज टू सी, तो सरप्राइज लेना। अगर आपको मान लो ये समझ फिर भी नहीं आ रहा तो आप देखो ये वाला वर्ड में से कौन सा वर्ड इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो सरप्राइज लिखा हुआ है इनमें से। फिर चेक करो कि क्या ये इस लाइन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हो सकता है ये वर्ड लिखे हो एक आधी और, ठीक है। तो सरप्राइज है, तो इसका आंसर क्या है, सरप्राइज थर्ड का सी, सरप्राइज्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहा है वन डे रॉबिन्सन क्रूसो सॉ, क्या देखा था उसने एक दिन, ऑन द सैंड, सैंड पर क्या देखा था। वैसे तो हमें पता फुटप्रिंट देखे थे, लेकिन आप इसमें ढूंढेंगे कैसे। देखो ही स्टूड अमेज्ड, ही लिसन्ड, ही लुक्ड, ये देखो यहाँ पे लिखा टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड, ये लिखा ना सैंड। तो आपको क्या करना है, ये ऑन द सैंड ढूंढा था तो आप ये लिखा था फुटप्रिंट ऑफ ए मैन। और सिंपल सी बात है, इन चारों में से देखो कौन सी बात चारों में से पैसेज में लिखे। अरे अगर एमसीक्यू दिए होते हैं ना और आसान होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, फोर्थ का डी आ गया, फुटप्रिंट ऑफ ए मैन। फिर ये कह रहा है कि अपोजिट वर्ड बताओ, द वर्ड अप का क्या होता है, डाउन होता है, ठीक है। अब ये आप पीछे ढूंढोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा, तो आपका अपोजिट वर्ड क्या होता है, डाउन होता है। तो इस तरीके से आपको ना एग्जाम में स्टेंजा करनी होती है। अब दूसरी स्टेंजा का आंसर बता रहा हूं, आप खुद ट्राई करना इससे, ठीक है। देखो अब मैं सेकंड में से पढ़ता हूँ, तो यह बता रहा है कि 1972 में ना ये जो जंक फूड जो शब्द है ना हमने सबसे पहले यूज करा, इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो जो उसके बाद से लेकर यानी कि 1972 से लेकर बाद में बढ़ती गई। जंक फूड के अंदर क्या आता है, वो खाना जो बच्चों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे बर्गर, पिज्जा, चिप्स, पोटैटो चिप्स एक्सेट्रा। ये जो खाना होता है इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दे ऑल हैव मोर कैलोरीज इन लेसर क्वांटिटी, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में ही कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। एक्सपर्ट्स ये एस्टिमेट करते हैं कि बर्गर के अकेले के अंदर 150 कैलोरी है, पिज्जा के अंदर अकेले में 300 कैलोरीज है, पेस्ट्रीज और केक में 120 कैलोरीज है। इसलिए हाई अमाउंट में कैलोरीज होगी तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा। और ये बच्चों में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। ये कह रहा है फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो मेन होते हैं ना कंपोनेंट्स होते हैं जंक फूड के। चिल्ड्रन जो है बहुत सी सीरियस जो प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में फेस करेंगे अगर वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे, तो इसलिए जंक फूड से बच के रहो बच्चों, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, अब पहला क्वेश्चन है जंक फूड जो है वो सबसे पहले कब यूज हुआ था, ये लिखा 1972, ठीक है। तो अब लिखने का तरीका पता लग गया ना, ऐसे लिखा, फिर आप 2 नंबर डाल के अपना लिखोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है।
फिर कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जंक फूड दैट किड्स ऑफन एंजॉय। किड्स मतलब बच्चे हैं, बच्चे कौन कौन सा जंक फूड एंजॉय करते हैं। अब आप इसी में खुद ढूंढ लो ना कौन सा जंक फूड है जो इसमें लिखा गया है। तो इसमें जो लिखा गया है वो कौन सा लिखा गया है, पिज्जा और बर्गर। ठीक है, एक्सपर्ट जो है वो क्या मानते हैं कि एक पिज्जा में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो आप ढूंढो कि कोई पिज्जा में कितनी कैलोरी होती हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, पिज्जा में 300 कैलोरीज। फिर नेक्स्ट है, अगर हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी। जैसे कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम की बात की गई है यहाँ पर, ये लिखा है, ये देखो ये लिखा है ना प्रॉब्लम ऑफ। तो जो यहाँ पे वर्ड मिलता है ना उसको देखना है। तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, ओबेसिटी, मोटापे की दिक्कत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ जंक फूड आर, मतलब जो हम खाना खाते हैं ना ये जंक फूड वाला, इसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, फैट आर द मेन कंपोनेंट्स। देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप छोटे छोटे बच्चे ना उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आराम से। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लिख देंगे। और देखो यहाँ पर लिखा होता है एनी फोर, 5 में से आपको 4 करने होते हैं। यहाँ पर भी जैसे आपने करा ना पेपर में लिखा आएगा एनी फोर, तो आप पांचों करने से पांचों कर सकते हो, लेकिन आपके 4 ही चेक होंगे। ठीक है, अब सुनो सेक्शन बी राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में ना एक एप्लीकेशन आएगी। हो सकता है ये जो एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ ये वाली आ जाए, हो सकता है ये वाली ना आए कोई और आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे मेरी बात। तो आपको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर बच्चे कहते हैं सर ये क्या लिखा है, ये ना हिंट लिखी है कि जब हम पैसेज करेंगे तो हमें इसको फॉलो करना है। पहले सेंडर का एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर स्कूल का नाम लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर सर मैडम, फिर रीजन फॉर लीव लिखना है। मतलब पूरा का पूरा जो डिटेल हम लिखेंगे, फिर थैंक यू, फिर आपका नाम, क्लास और सेक्शन आ जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये वाली एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि आप शीना हो या शिवम हो, आप 30 क्लास के हो, हैप्पी मॉडल स्कूल के हो। आपको एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है 4 दिन की छुट्टी के लिए, क्योंकि आप जो है ना अपने मामा की, मतलब मैटरनल अंकल मतलब मामा की शादी अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखा स्टैंडर्ड एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस लिख लिया। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख दो क्योंकि यहाँ पर ये लिखा तो है नहीं। आपका क्या नाम तो लिखा है, बस आपका एड्रेस नहीं लिखा। 4/3 गीता कॉलोनी लिख दिया हमने। फिर लिख दिया दिल्ली, हमने एड्रेस लिख दिया अपना। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर डेट लिखनी, जिस तारीख को पेपर दोगे। सितंबर 15 मान लेते हैं 2024। फिर यहाँ पे स्कूल का नेम और एड्रेस आएगा। ठीक है, तो स्कूल का नेम क्या आपका यहाँ क्वेश्चन में दे रहेगा, हैप्पी मॉडल स्कूल, हैप्पी मॉडल स्कूल। ठीक है, एड्रेस लिखना है कहाँ पर है, हैप्पी मॉडल स्कूल। यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा तो आप कुछ भी लिख दो। जैसे हम गीता कॉलोनी लिखा तो गीता कॉलोनी में होगा, हम मान लेते हैं स्कूल हमारा। आप कुछ भी लिख सकते हो, विवेक विहार, कुछ भी। ठीक है, दिल्ली लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे बोला गया सब्जेक्ट बताओ, तो आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ये 4 days लीव टू अटेंड योर मैटरनल अंकल्स मैरिज। तो हम सब्जेक्ट में लिख देंगे रिक्वेस्टिंग फॉर 4 days लीव। ठीक है, फिर यहाँ क्या बोला, सर या मैडम, तो हम मान लेते हैं हमारे सर हैं। ठीक है, दोनों में से एक लिखना है। आप लाइन डाल के दोनों लिख सकते हो ऐसे, वैसे एक लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर जैसे आप लिखते हो वही लिखो। देखो मोस्ट रिक्वेस्टफुली या रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली।
आई बैग टू से दैट आई एम ए, आपको जो याद है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 6A ऑफ, मैं ना लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। आप लाइन नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। ऑफ योर स्कूल, ठीक है, ऑफ योर स्कूल। उसके बाद आई एम, बाकी यहाँ से देख के लिख दो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा खुद ही। आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू अटेंड, टू अटेंड, ये क्वेश्चन में से लिखना, ठीक है। टू अटेंड माई मैटरनल अंकल, क्वेश्चन में से देख के लिखना, ठीक है। मैरिज, ठीक है। मैं जो अपने अंकल की मैरिज में अटेंड करने जा रहा हूँ। उसके बाद सो आई कैन नॉट अटेंड है, ठीक है। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 4 days, क्योंकि 4 दिन बोला है, ठीक है। 4 दिन बोला ना यहाँ पे, फिर फॉर 4 days, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दो, फिर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, ठीक है। उसके बाद लिख दो थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे लिखा है थैंक यू। फिर लिखना है योर्स नेम, आपका अपना नाम आ जाएगा। आपका नाम कौन सा है? अगर आप लड़की हो तो शीना, लड़के हो तो शिवम। आपको अपना नाम लिखना है, जो यहाँ पे लिखा वो लिखना है, ठीक है। शिवम लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला गया? क्लास 6A, और सेक्शन कौन सा है हमने लिख दिया, ठीक है। या तो रोमन काउंटिंग में लिखो तो TH मत लगाना, नंबर में लिखो तो TH लगाना। तो इस तरीके से आपको करना। ऐसे आप अगर ऊपर वाली जो है ना एप्लीकेशन नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाली कर सकते हो। नीचे वाली में बोला गया कि आपकी मम्मी का जो ट्रांसफर है वो जयपुर में हो गया है, तो आपको भी अब नए शहर में जाना है। तो अब आप अपना स्कूल छोड़ोगे तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है ना स्कूल से इश्यू करवाना है, तो उसके रिगार्डिंग। तो ये भी आप एग्जाम में प्रैक्टिस कर लेना, पेपर के लिए तैयारी कर लेना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लिखे माई स्कूल बैग, आपको ये पैराग्राफ लिखना है। ये ना हिंट के लिए, आप अपने पैराग्राफ में इनको यूज कर सकते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो माई फेवरेट बर्ड आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना ना स्कूल बैग पर, तो माई फेवरेट बर्ड कर लेना। देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे माई फेवरेट बर्ड पर मैंने छोटी छोटी लाइन लिख रखी है, बिल्कुल आसान। पीकॉक इज माई फेवरेट बर्ड, इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इट इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, ये बहुत सुंदर पक्षी है। दिस बर्ड इज वेरी कलरफुल, ये पक्षी बहुत कलरफुल है। इट्स हेड क्राउन मेक इट मोर ब्यूटीफुल, इसके सिर पर क्राउन है जो इसको और सुंदर बनाता है। इट्स फीदर्स मेक हिम अट्रैक्टिव, इसके पंख बहुत ज्यादा से अट्रैक्टिव बना देते हैं। और ये ओमनिवरस बर्ड होता है, ये डांस करता है जब बारिश आती है। और इसकी जो गर्दन है ना, इट हैज लॉन्ग एंड स्लेंडर नेक, इसकी गर्दन लंबी है और पतली है। और इट्स फीट इज अगली, इसके पैर थोड़े भद्दे हैं। मैंने 11 लाइन लिख दिया, आपको इधर से लिख लेना। आई लव दिस बर्ड वेरी मच, मुझे पक्षी बहुत प्यारा है, ठीक है। और इसकी हिंदी बता दो, पीकॉक मेरा मनपसंद पक्षी है, ये राष्ट्रीय पक्षी है भारत का, ये बहुत सुंदर पक्षी है। बाकी तो मैंने नीचे की बताई दी थी, ठीक है। और ये मत सोचना कि यही सेम आ जाएगा,
माई बेस्ट फ्रेंड आ सकता है, द पर्सन आई लाइक मोस्ट आ सकता है, माई मदर आ सकता है, इस तरीके से। अब उसके बाद सेक्शन सी ग्रामर का है। तो ग्रामर में देखो यहाँ पर आपसे बोला गया आपको प्लूरल नाउन लिखनी है। तो तूत का क्या होता है? तीत होता है। गूस का गीस होता है। लीव का लीस, यानी कि आपको चेंज द नंबर अच्छे से आने चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट लिख दिए मैंने। ऐसे माउस का माइस, मैंगो का मैंगोस, मतलब चेंज द नंबर अच्छे से कर लो। कई बार कुछ ऐसी चीजें आती है जो अपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी होती हैं। फिर उसके बाद ये है, ये कह रहा है आपको ना इस पिक्चर को देखना है और आपको नेम लिखने हैं जो आप बेडरूम में पाओगे, ठीक है, और यूजिंग हिंट गिवन इन अ बॉक्स, और आपको हिंट दे रखे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है। अब आपको ना देखो बताना है कि इसको बोलते क्या है। नंबर 1 को बोलते क्या है? वार्डरोब बोलते हैं, अलमारी होती है ना। तो नंबर 2 को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो ये बेड पिलो है, बेड का पिलो होता है ना वो। फिर वैसे सिर्फ पिलो लिखा है तो आप ये छोड़ दो, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे ये क्या है? ये टेबल लैंप है। चौथे नंबर पे क्या है? ये टॉयस है। पांचवें नंबर पे क्या है? ये बेड है, ठीक है। जो बच्चे इसको देख नहीं सकते ना, जो विजुअली इंपेयर्ड है, तो उनके लिए बोला गया कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिखनी है, जो बिजली से चीजें चलती है ना वो लिखनी है। जैसे आप ट्यूबलाइट लिख देना, इलेक्ट्रिक फैन। फिर ये कह रहा है कि रूट को, वर्ड को और सफिक्स को अलग करो, या प्रीफिक्स भी आ सकता है आपके एग्जाम में। देखो लिखा हुआ है टॉलेस्ट, टॉल जमा EST, फियरलेस, फियर जमा लेस। फिर यहाँ पर फ्रेंडली, फ्रेंड जमा LY, इक्वलिटी, इक्वल जमा ITY। देखो अलग अलग करना था बस। फिर यहाँ पर आया करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको याद रखना, जब यस्टरडे लिखा आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डेली लिखा आएगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाएंगे। मैं अलग से ग्रामर की कोशिश करूंगा, वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। यस्टरडे लिखा है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। माय फादर सिंगुलर है तो सिंगुलर यहाँ पर वर्ब आएगी। फिर ये आपके बुक की पैसेज है, ठीक है। आपने बेयर वाली कहानी पढ़ी है ना। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, एक पीछे पेड़ के छिपकर वो बाहर देखता है। और देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भाग जाता है जंगल के, घने जंगलों के अंदर भाग जाता है। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? सैड ही टू द डॉग, इट्स द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ना लॉयन राज करता है, तो इसलिए वो भागकर जंगल में चला गया, छुप गया मतलब। तो यहाँ पर है कि लुक्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड ए ट्री, कौन देख रहा है एक पेड़ के पीछे छिपकर? तो बेयर है। देखो ये साइलेंट लिखी होगी, आपको इसमें ढूंढनी होगी। फिर ये कह रहा हु डज द बेयर मेंशन एज द रूलर ऑफ द फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट, तो कौन है जो बेयर के द्वारा बताया जा रहा है कि इस जंगल का राजा? वो है लायन, ठीक है। उसके कह रहा है कि फास्ट का, वेरी क्विकली का, यहाँ पर आपको क्या बताना है? सेम मीनिंग बताना है, तो हैस्टिली आ जाएगा, ठीक है। बहुत तेजी से गया था ना ये, देखो ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, भाग पड़े वो। फिर उसके बाद स्टेंज आएगी, आपने पढ़ी ना होम वाली, हाउस वाली, तो आपको उसके बेस पर ये आंसर बताने। फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ये जो एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब बुक से ली गई है ना, कुछ हिस्सा लिया गया तो इसलिए एक्सट्रैक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है एनी टू, आपको 2 ही करने हैं। यहाँ पर भी लिखा था एनी टू, 2 ही करने हैं, तो आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं, फुल नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जो होम है ना वो किसका बना होता है? तो लविंग एंड केयरिंग फैमिली का बना होता है। नहीं तो आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं, ये सब इसमें लिखा होता है, लविंग एंड फैमिली, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ एक्ट्स आर एसोसिएटेड विद होम, होम में क्या होता है? देखो कोई भी मतलब नहीं होता। जैसे आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपके मतलब के लिए काम करते हो कि घर में, नहीं ना, आप केयर करते हो, एक दूसरे की परवाह करते हो, तो क्या होगा? वहां पे स्वार्थ नहीं होता। फैमिली उसे कहते हैं जहाँ पे मतलब नहीं होता, एक दूसरे की केयर होती है। फिर ये कह रहे हैं सेल्फिश का अपोजिट क्या है? अनसेल्फिश।
फिर उसके बाद देखो ये ना, अब बुक के क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप ढूंढने होंगे, अपने आप करने होंगे। तो कैसी लगी वीडियो? बाकी एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये कह रहा है हाउस और होम है ना, तो व्हाट एग्जैक्टली इज हाउस? हाउस किसे कहा जाता है? हाउस के बारे में ना, यहाँ पे विंडो होती हैं, जहाँ पर गेट होता है, जो आपने बुक में पढ़ा वो लिख देना। फिर ये कह रहा है हु वाज डॉग फर्स्ट चॉइस फॉर ए मास्टर? सबसे पहले उसने किसको मास्टर बनाया, मालिक बनाया? वॉल्फ को बनाया। फिर उसने उसको छोड़ा क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उससे ताकतवर बेयर है ना। फिर कह रहा हाउ डिड द मैन बिकम द फाइनल मास्टर ऑफ द डॉग? फाइनल मास्टर जो है ना, उसने इंसान को क्यों बना लिया? क्योंकि वो सबसे पावरफुल था, इंटेलिजेंट था, ठीक है, और लॉयन से भी ज़्यादा समझदार था। ये कह रहा आपने जो याद किया ना वही लिख देना, कोई बात नहीं। ये कह रहा फैमिली जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। देखो आपकी भी जो फैमिली है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। कैसे बोलो? आपकी केयर कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है, बहुत सारा बना बना के लिख देना। फिर लास्ट है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड डॉग लिव इन अर्लियर टाइम्स? पहले जो डॉग था ना वो कैसी लाइफ जीता था? वो वेंडर था, इधर उधर घूमता रहता था, खाने के दौरान में थक जाता था। देखो यहाँ पर 4 करने थे कोई। कैसे लगी वीडियो और कौन कौन सब्जेक्ट की आपको चाहिए? सबसे ज्यादा जिसके रिगार्डिंग कमेंट आएंगे, अब आप अपने जो वीडियो देख रहे हो उस पर तो कमेंट नहीं कर पाओगे, किसी और वीडियो में आप कमेंट कर देना 6th क्लास लिख के। तो सबसे ज्यादा जिसके कमेंट आएंगे ना, जिस सब्जेक्ट के आएंगे, उसकी वीडियो आपको पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ये जो एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब बुक से ली गई है ना, कुछ हिस्सा लिया गया तो इसलिए एक्सट्रैक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है एनी टू, आपको 2 ही करने हैं। यहाँ पर भी लिखा था एनी टू, 2 ही करने हैं। तो आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं, फुल नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जो होम है ना वो किसका बना होता है? तो लविंग एंड केयरिंग फैमिली का बना होता है। नहीं तो आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं, ये सब इसमें लिखा होता है, लविंग एंड फैमिली, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ एक्ट्स आर एसोसिएटेड विद होम? होम में क्या होता है? देखो कोई भी मतलब नहीं होता। जैसे आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपके मतलब के लिए काम करते हो कि घर में? नहीं ना, आप केयर करते हो, एक दूसरे की परवाह करते हो। तो क्या होगा? वहां पे स्वार्थ नहीं होता। फैमिली उसे कहते हैं जहाँ पे मतलब नहीं होता, एक दूसरे की केयर होती है। फिर ये कह रहे हैं सेल्फिश का अपोजिट क्या है? अनसेल्फिश। फिर उसके बाद देखो ये ना, अब बुक के क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप ढूंढने होंगे, अपने आप करने होंगे। तो कैसी लगी वीडियो? बाकी एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये कह रहा है हाउस और होम है ना, तो व्हाट एग्जैक्टली इज हाउस? हाउस किसे कहा जाता है? हाउस के बारे में ना, यहाँ पे विंडो होती हैं, जहाँ पर गेट होता है, जो आपने बुक में पढ़ा वो लिख देना। फिर ये कह रहा है हु वाज डॉग फर्स्ट चॉइस फॉर ए मास्टर? सबसे पहले उसने किसको मास्टर बनाया, मालिक बनाया? वॉल्फ को बनाया। फिर उसने उसको छोड़ा क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उससे ताकतवर बेयर है ना। फिर कह रहा हाउ डिड द मैन बिकम द फाइनल मास्टर ऑफ द डॉग? फाइनल मास्टर जो है ना, उसने इंसान को क्यों बना लिया? क्योंकि वो सबसे पावरफुल था, इंटेलिजेंट था, ठीक है, और लॉयन से भी ज़्यादा समझदार था। ये कह रहा आपने जो याद किया ना वही लिख देना, कोई बात नहीं। ये कह रहा फैमिली जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। देखो आपकी भी जो फैमिली है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। कैसे बोलो? आपकी केयर कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है, बहुत सारा बना बना के लिख देना। फिर लास्ट है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड डॉग लिव इन अर्लियर टाइम्स? पहले जो डॉग था ना वो कैसी लाइफ जीता था? वो वेंडर था, इधर उधर घूमता रहता था, खाने के दौरान में थक जाता था। देखो यहाँ पर 4 करने थे कोई। कैसे लगी वीडियो और कौन कौन सब्जेक्ट की आपको चाहिए? सबसे ज्यादा जिसके रिगार्डिंग कमेंट आएंगे, अब आप अपने जो वीडियो देख रहे हो उस पर तो कमेंट नहीं कर पाओगे, किसी और वीडियो में आप कमेंट कर देना 6th क्लास लिख के। तो सबसे ज्यादा जिसके कमेंट आएंगे ना, जिस सब्जेक्ट के आएंगे, उसकी वीडियो आपको पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।